हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं बाय बाय ब्लैकबर्ड के एमसीक्यूज़। हमने नोवेल को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और उम्मीद करते हैं आज जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सभी क्वेश्चन आप अपने से ही कर पाएंगे। तो चलिए बारी बारी से हम देख लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और करने की कोशिश करें। देखो, हम जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब हम एग्जाम में कर पाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं समझना है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है और ऐसे क्वेश्चन तो हमें आते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उन्हें ये भी नहीं आते होंगे। तो प्रैक्टिस करते जाएं। यदि आपको आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आप आगे बढ़ते जाएं। और कोशिश करें कि अगर हमारे 25 क्वेश्चन हैं इस सेशन में तो 25 के 25 ही आपके सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन का भी आंसर गलत ना हो यदि आपको अच्छे से आते हैं तो। और जिसने हमारा नोवेल नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है नोवेल का, वो अच्छे से एक बार देख लें और फिर इसको दोबारा से देखें और हर एक क्वेश्चन का आंसर उनको आना चाहिए। शुरुआत सरल से ही होती है। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ें इसको ध्यान से और इसके कोशिश करें इसका आंसर देने की। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ बाय बाय ब्लैकबर्ड। तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, ऑथर पूछा है कि जो बाय बाय ब्लैकबर्ड नोवेल है इसके ऑथर कौन है, किसने लिखा है ये। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, अनीता देसाई, आर के नारायण, खुशबंत सिंह और अनीता नायर। अब सभी को ये पता होगा कि हाँ सर, अनीता नाम तो हमने सुना है। बाय बाय ब्लैकबर्ड की जो ऑथर हैं वो अनीता हैं। अब कभी कभी होता है कि अनीता नाम उन्होंने यहाँ भी दे दिया, अनीता नाम हमें यहाँ भी दे दिया। तो दोनों में से, अनीता नाम तो दोनों है हमारे पास, तो दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा। जिसने नोवेल को अच्छे से देखा है और समझा है कि अनीता मजूमदार देसाई इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका, अनीता मजूमदार देसाई। तो अभी इन्होंने मजूमदार नहीं दिया है, देसाई दे दिया हमें, तो ये आंसर भी राइट होगा। ठीक है, अनीता मजूमदार दिया हो या अनीता मजूमदार देसाई दिया हो या अनीता देसाई दिया हो, ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, बाकी ये नहीं होंगे। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है कि आप एक मेथड लगाएं एलिमिनेशन वाली, कि कौन से आंसर नहीं हो सकते, इस पर फोकस करें। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें इसको, आप अपने से पढ़ें इसको। पढ़ लिया, मैं साइड में हो जाता हूं, पढ़ें आप। चलो, इन विच ईयर वाज वाई वाई ब्लैकबर्ड फर्स्ट पब्लिश्ड। बताएं इसका क्या आंसर होगा। कौन से वर्ष बाय बाय ब्लैकबर्ड पब्लिश किया गया है। तो क्या होगा, 1960, 1971, 1985, 1990। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी, 1971 में ये पब्लिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें क्वेश्चन ध्यान से, हु आर द थ्री मैन कैरेक्टर। बस एक लाइन पे ध्यान दें, थ्री मैन कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल। इस नोवेल में तीन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर हैं, जिन पूरे नोवेल में जिनकी बात की गई है। तो इनकी सीरियलिटी हमें पता होना चाहिए। क्या देव था उस नोवेल में, बिल्कुल। आदित्य था, बिल्कुल। सारा थी, बिल्कुल। ठीक, आगे भी देखते हैं। देव है नोवेल में, बिल्कुल है। सारा है, बिल्कुल है। माइकल है, नहीं है, खत्म। आदित्य है, बिल्कुल है। लीला है, नहीं है, खत्म। अनीता, अनीता है ही नहीं कहीं से कहीं तक, अनीता देसाई ने तो लिखा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन से आंसर नहीं हो सकते, इसको देखने की आदत अभी से डाल लें, जिससे क्या होगा, आपको सही आंसर निकालना आसान होगा। और देखो, जब आप नोवेल को अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे,
तो उससे क्या होगा, जब एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ऑप्शन देखे बिना ही आंसर पता हो, तब तो हमारी तैयारी अच्छी है। ठीक है, ये ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें इसको। वेयर इज द स्टोरी ऑफ वाई ब्लैकबर्ड मेनली सेट। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी हम देखते हैं टीवी में कोई सीरियल होता है तो उसका एक सेट बनता है, ठीक है, और उस सेट पर फिर वो काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। ऐसी कोई मूवी होती है तो उसका भी एक सेट तैयार किया जाता है, कोई एक कुछ पर्टिकुलर कोई सीन फिल्माना हो तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारा जो नोवेल है बाय ब्लैकबर्ड, इसको पूरा कहाँ सेट किया गया है, कौन सी जगह सेट हुआ है, क्या भारत में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, कहाँ सेट हुआ है, मतलब कहाँ पे चला है ये पूरा नोवेल। तो आप लोगों को सबको पता है ये कहाँ चला है, इंडिया में है क्या, नहीं है, अमेरिका की कोई बात है नहीं इसमें, इंडिया की बात तो है, पर नोवेल इंडिया में नहीं चला। अभी सब लोग कहाँ पर हैं, बता रहे हैं अभी फ्रांस, फ्रांस भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के मेनली कहाँ पर हुई इसकी सेटिंग, लंदन में, तो पूरा नोवेल लंदन में है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप करते जाएंगे, ये मानना आपके एमसीक्यूज कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप मेरी बात तो सुनते रहें और क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपने से आंसर दें। देखो मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तो आपको ये भी तो समझ में आए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन देखने के बाद अगर हमें ये दिमाग लगाना पड़ रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तैयारी अभी अच्छी नहीं है। क्वेश्चन समझना भी सीखना है हमें। देखो अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। वाट, मैंने आपको WH फैमिली बताई हुई थी, वो आप एक बार और देख लें। जैसे वाट, वेयर, व्हेन, विच, वाई, हु, whom, पहले इसको ले लेते हैं, इसको इसको काट देते हैं, यहाँ लेंगे पहले अपन whose, whom और how। इसके बाद और भी हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, बाय हुम, विथ हुम, बहुत हैं। मेनली इनको समझ लें पहले। वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। ये पेन है, ये किसका पेन है, ये वस्तु है, हम पूछ रहे हैं ये किसकी है। एक रूमाल है हमारे पास, हमने पूछा ये किसका रूमाल है, मतलब ये किसका हैंकरचीफ है। ठीक है, तो ये हम अगर किसी से पूछना है हमें, तो इस प्रकार से हम हुज का यूज कर सकते हैं किसी वस्तु के साथ। अब कोई व्यक्ति है, हमने बोला ये किसका भाई है, तो वहाँ व्यक्ति की बात चल रही तो हम किसका यूज करेंगे, हुम का। हाउ मीन्स होता है कैसे। तो ये सब थोड़ा सा एक बार देख लें, इनको कंठस्थ याद करें। वाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, वाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, हु, हुज, हुम एंड हाउ। ठीक है, और इनसे बनने वाले फिर इन्हीं से बनेंगे जो भी बनेंगे, बाकी ये मेनली तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें हम तो ये नो है। ठीक है, और फिर बाकी सब इसी से बनने वाले, जैसे हाउ से हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, बाय हुम, विथ हुम, है ना, फॉर व्हाट, और भी ऐसे जो बनेंगे वो सब इसी से बनेंगे। तो अब इस पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए ये तो मैंने बीच में बता दिया आपको, बाकी आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो व्हाट मीन्स क्या, ब्रिंग्स मीन लाना, देव, देव को क्या चीज लाती है, वर्ड टू वर्ड बात कर रहे हैं हम। ठीक है, टू लंदन, ऐसी क्या बात है जिस कारण से देव लंदन आया, जो हमने अपने हिसाब से समझा। बाकी अगर वर्ड टू वर्ड बात करेंगे तो
व्हाट ब्रिंग्स क्या लाता है, टू देव देव के लिए, टू लंदन। तो लंदन ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा कारण होता है जिस कारण से लंदन देव आ जाता है। तो क्या कारण था, किस लिए आया था? टूरिज्म के लिए, स्टडीज़ और जॉब के लिए, शादी करने के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है, और रिसर्च वर्क फॉर सारा। ऐसा कुछ तो है नहीं। सभी को पता है जब वो देव आता है तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए आता है, हायर एजुकेशन के लिए आता है। कहाँ पर? लंदन। तो स्टडीज़ और जॉब के लिए, जॉब जॉब के लिए भी आता है वो। तो ये आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से और समझ लें और कोशिश करें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके लिए। हुम, अभी बताया था मैंने आपको, हुम आ जाता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है हमारा? किसका, किसकी या किसके। तो ये किस लिए? व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो हुम डज देव स्टे। स्टे मतलब होता है ठहरना, रुकना किसी की यहाँ। ठीक है, और विथ के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर? हुम के साथ यहाँ क्या है? विथ। या तो हम यहाँ लिख लें विथ हुम, या विथ को पीछे भी लिख सकते हैं हम। तो इसका अर्थ होता है किसके साथ। देव स्टे, देव रुकता है। तो अब पूरा समझ गए अब तो। हुम डज देव स्टे विथ इन लंदन। लंदन में देव किसके साथ रुकता है, किसके साथ ठहरता है? तो हम देखेंगे उसका कजिन के साथ रुकता है। कजिन है नहीं, आदित्य के साथ रुकता है वो, प्रोफेसर के साथ, या सारा के दोस्त के साथ। तो क्या आंसर है? इसका फ्रेंड कौन है लंदन में? आदित्य सेन। ये इसके पास ठहरता है, वहाँ जाकर रुकता है, वहीं रहकर फिर आपस में लड़ाई भी करते हैं। अभी अपन देखेंगे। ठीक है, लड़ाई मतलब झगड़ा, आपस में बहसबाजी चलती है। देखें इसको। हु इज आदित्य मैरिड टू। आदित्य की शादी किसके साथ होती है, किससे शादी करता है वो? देखो किसके साथ करता है वो। ये है क्या? नहीं है। इंडियन वुमेन। फ्रेंच नहीं है। नो वन। आंसर तो देना होगा हमें, क्योंकि इसमें है कोई जिसके साथ शादी होती है, वो है सारा। सारा कौन है? एन इंग्लिश वुमेन। तो ये राइट आंसर होगा बी। आदित्य की शादी सारा के साथ होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 8। देखें जरा इसको। एक मिनट में पानी पी लूं जरा। देखें जरा। हाउ डज देव, हाउ मीन्स, हाउ मीन्स कैसे या कैसा। ठीक है, हाउ डज देव फील। फील मतलब होता है महसूस करना। देव कैसा महसूस करता है, कैसा फील करता है अबाउट ब्रिटिश सोसाइटी। जो ब्रिटिश की सोसाइटी है, ब्रिटिश जो समाज है, उसके बारे में ये देव क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है, मतलब वो कैसी है वहाँ की समाज। तो हम देखेंगे वार्म एंड वेलकमिंग। जब देव वहाँ लंदन पहुँचा था तो क्या सब लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया? क्या लगा उसको कि नहीं वाकई में बहुत अच्छा है? तो ये बिल्कुल गलत है। कोल्ड एंड रेसिस्ट। क्या उसको लगा कि हाँ ये थोड़ा ठंडा है और यहाँ पर नस्ल भेद किया जाता है? ये हो सकता है बिल्कुल, अभी देख लेते हैं अपन। फ्रेंडली एंड ओपन। बहुत ही फ्रेंडली था इंग्लैंड में, लंदन में। तो ये बिल्कुल नहीं है। रोमांचक और आधुनिक अपन कह सकते हैं उसको, ये भी बिल्कुल नहीं लगा इसको। देखो वो हम मानते कि हाँ एक्साइटिंग और मॉडर्न हो सकता है हमारे नज़रिए से, हमें बताना है देव के नज़रिए से। देव जब आता है ब्रिटिश सोसाइटी देखता है वहाँ पर, तो उसको कैसा लगता है? उसको लगता है यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड है और रेसिस्ट है, मतलब यहाँ नस्ल भेद किया जाता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो देव को फील होगा वो हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन 9, व्हाट डज आदित्य
रिप्रेजेंट इन द स्टोरी। आदित्य जो है स्टोरी में क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब आदित्य को देखकर हमें क्या लगता है कि वो इन सब में से क्या, चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या चीज़ है, क्या बात है जो आदित्य करता है। ठीक है, तो रेवेलियन, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, एंगर अगेंस्ट इंडिया। तो इन चारों में से क्या होगा, बताएं जरा। देखो बगावत तो वो करता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये वर्ड आपको कहीं पढ़ने में भी नहीं मिला होगा नोवेल में, तो ऐसे भी याद रखा करो थोड़ा सा। एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन, तो ये हो सकता है क्या, मिलना जुलना और स्वीकार करना कोई चीज़ को, उसने ढल गया था उसी माहौल में। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या है, ढल जाना, जैसा देश वैसा वेश। तो इंग्लैंड में क्या किया, लंदन में क्या किया आदित्य ने, कि वो वहीं जैसा हो गया था, मतलब वो लंदन के जैसे ही लोगों जैसा अपना जीवन जीने लगा था। इंग्लिश वैसे ही बोलना, उसी एक्सेंट में बोलने लगा था वो, जैसा अंग्रेज लोग खाते थे वैसे ही वो खाने लगा था। तो हमें ये समझना है कि ये वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, अब एसिमिलेशन का मतलब होता है मिलना जुलना, मेल मिलाप, मतलब वो सब लोगों से बिल्कुल मेल मिलाप कर लिया था उसने। इसको याद करने का और सही तरीका अपन को ऐसे भी याद होगा। देखो इसको तोड़ के पढ़ते हैं अपन, ये इतना सा अलग पढ़ लेते हैं, ऐसा अलग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अपन को कुछ याद बना रहेगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक्स निकालना पड़ेगा हमें याद करने के लिए। ऐसी मिले मतलब ऐसे मिले, ऐसे मिले मतलब मिलना जुलना, ऐसे मिले सन, ऐसे मिले सन। ठीक है, तो ये एक मतलब ऐसे ऐसा कोई तरीका नहीं है, ये अपन बना रहे हैं मन से। ठीक है ना, तो इससे अपन को याद रहेगा, ऐसे मिले मतलब मिलना जुलना, तो ऐसी मिले सन। ठीक है, तो इसमें याद रहेगा एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन 10, तो इसको समझें जरा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज देव क्रिटिसाइज अबाउट आदित्य। देखो क्रिटिसाइज का मतलब होता है कोई आलोचना करना, बुराई करना, और किसके बारे में, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, आदित्य के बारे में। तो देव जो है, देव क्या बुराई करता है, किसके बारे में, आदित्य के बारे में। ठीक है, व्हाट डज, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट डज देव क्रिटिसाइज अबाउट आदित्य, तो क्या बुराई करता है, मतलब उसको अपने दोस्त में ऐसी कौन सी बुराई नजर आती है। तो देखो, क्या उसकी नौकरी खराब थी, हिज जॉब, जॉब के बारे में कोई बुराई नहीं करता वो। हिज इंग्लिश एक्सेंट, क्या वो इंग्लिश में जो अपने एक्सेंट में बात करता था, वहाँ के लहजे में बात करता था, ये पसंद नहीं था कि देव को, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, भाई बात तो वो करेगा ना। हिज फूड हैबिट्स ओनली, क्या उसको उसके खाने पीने की आदत पसंद नहीं थी, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो वो गुस्सा किस बात पर था, क्या नाराजगी थी, क्या बुराई थी उसको, तो उसको बुराई ये थी, हिज लाइफ स्टाइल, उसने लाइफ स्टाइल कैसी कर ली थी आदित्य ने, बिल्कुल अंग्रेजों के जैसे। और क्या किया उसने, लॉस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, वो बिल्कुल भारतीय पहचान ही भूल गया था, वो यही भूल गया था कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें देखकर देव को गुस्सा आती है, वो आदित्य की बुराई करता है इस बात पर, तो ये सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें। व्हाट इज साराज रोल इन पार्ट फर्स्ट, तो यहाँ देखें हमने इसको 3 पार्ट में किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट जब चलता है इस नॉवेल का, उस समय सारा के सामने क्या समस्या आती है, मतलब क्या उसकी भूमिका होती है उसमें, क्या रोल होता है उसका सारा का। तो देखें जरा ध्यान से, सारा देखो बहुत सीधी सच्ची लड़की है। आदित्य और देव जब साथ में रहते हैं, पार्ट 1 में पहला पार्ट जब चलता है, तो ये लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो सारा क्या करती है, चुपचाप सुनती है, सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व करती रहती है। तो ये इसमें देखना है कि सारा जो है एग्रेसिव तो होती नहीं, उन पर गुस्सा करती नहीं है किसी प्रकार से, हाँ पॉलिटिकल थिंकर है नहीं वो, टूरिस्ट गाइड है नहीं वो, तो ये 3 तो तुम्हारे है नहीं इसमें। क्या सोचना है हमें, साइलेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, ये इसका
राइट आंसर होगा। मतलब वो चुप रहकर सब ऑब्जर्व करती है, भाई तुम लड़ रहे हो, किस बात से लड़ रहे हैं। वो दोनों के बीच में फंस जाती है कि एक इंडिया की बात करता है, एक इंग्लैंड की बात करता है, और सबसे बड़ी बात है देव अंग्रेजों की बुराई करता है, और जो सारा है वो उन्हीं में से एक है, ठीक है, वो वहीं की है, तो उसको ये भी सब बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी साइलेंट रहती है और सब कुछ ऑब्जर्व करती है। ये थोड़ा समझ लेना और इनको बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन 12, व्हाट थीम विगिंस टू इमर्ज अर्ली इन द नोवेल। देखो यहाँ से जो इन आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, यहाँ से अर्थ निकाल लिया करो पहले। इन द नोवेल मतलब नोवेल में, ठीक है। व्हाट थीम मतलब क्या थीम जो है, बिगिंस शुरू हो जाती है, टू इमर्ज अर्ली इन द नोवेल, नोवेल के शुरू में ही ऐसी कौन सी थीम है जो उभर के सामने आने लगती है, जो दिखने लगती है कि हाँ नोवेल इस बारे में ही होगा। शुरू में ही नोवेल जब शुरू होता है तभी ऐसा महसूस हो जाता है कि हाँ नोवेल है किस बारे में। तो देखो जरा ऐसी कौन सी थीम है। लव एंड रोमांस, क्या नोवेल शुरू होता है तो लव और रोमांस दिखने लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल का तो कोई मैटर ही नहीं बनता, करप्शन का कोई मैटर ही नहीं बनता, इसमें ध्यान रखेंगे हम। सोशल रिफॉर्म, ठीक है, इसमें समाज का कोई बदलाव होना, रिफॉर्म होना किसी प्रकार से, है ना, ये भी कुछ इसमें मैटर नहीं है। है क्या है इसमें? ईस्ट वेस्ट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो ईस्ट से मतलब क्या है और वेस्ट से मतलब क्या है, कि जो ईस्ट डायरेक्शन में जो कंट्री हैं वो ईस्ट कहलाएंगी, और जो वेस्ट डायरेक्शन में जो कंट्रीज हैं उनको वेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। और जो समस्या थी वो क्या थी, शुरू में कौन सी थीम आ रही थी निकल कर, कौन सी थीम हमें समझ में आ रहा था कि जो सांस्कृतिक जो टकराव हो रहे थे, कि यहाँ इंग्लैंड की संस्कृति अलग है और इंडिया की अलग है, तो जो गुणगान कर रहा था इंडिया का वो कौन था? देव। और जो इंग्लैंड का गुणगान कर रहा था वो कौन था? वो है अपना आदित्य। तो दोनों में क्या होता है? टकराव होता है, दोनों अपने अपने देशों की बात करते हैं, वैसे देश तो दोनों के इंडिया है, फिर भी जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ हमें एडजस्टमेंट करना होगा यदि हम अपनी तरक्की चाहते हैं, ऐसा आदित्य सोचता है, लेकिन देव ऐसा नहीं सोचता। चलिए अब देखें जरा, व्हाट सिंबलाइजेज द ब्लैक वर्ड इन द टाइटल। तो ब्लैक वर्ड जो है ये नाम है, हमने बोला बाय बाय ब्लैक वर्ड, तो ब्लैक वर्ड जो है ये किसको कहा गया, ये किस चीज का प्रतीक है, मतलब ये क्या बता रहा है, ये वाला शब्द क्या बता रहा है हमें, क्या सिंबलाइज कर रहा है? सिंबलाइज मतलब प्रतीक होना किसी चीज का। तो व्हाट सिंबलाइजेज द ब्लैक वर्ड इन द टाइटल, जो पूरा टाइटल दिया हुआ है ऊपर बाय बाय ब्लैक वर्ड, इसमें ब्लैक वर्ड का क्या मतलब है? तो देखें अपन समझें यहाँ पर ये किसके लिए दिया है। क्या जो स्वतंत्र आत्माएं हैं उनके लिए दिया? आत्मा की कोई बात ही नहीं है इसमें। अ वर्ड ऑफ डेथ, इसके बारे में नहीं है। पक्षी की मृत्यु के बारे में भी कोई बात नहीं है। अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई सिंबल हो, इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। तो ये जो वर्ड है हमारा टाइटल है, इन सब तीनों पॉइंट के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। अब वो बता क्या रहा है, बस तुम्हें यहाँ इतना सा देखना, ये इमिग्रेंट अकेला भी देख लिया तो भी अपना काम हो गया। ये जो वर्ड है ना ब्लैक वर्ड, ये किसके बारे में बता रहा है? ये कहा गया इमिग्रेंट्स के लिए। इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? इमिग्रेंट कौन होते हैं? जो दूसरे देश से, मतलब जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो वो जिस देश में जाते हैं उस देश के लिए वो इमिग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे भारत से कौन गया हुआ था? आदित्य और देव, तो ये लंदन के लिए क्या हो गए? ये इमिग्रेंट हो गए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे हम, हाउ डज आदित्य अपियर इन द बिगिनिंग। तो इसको ध्यान से देखें और समझें क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो समझ में सभी को आ गया होगा, देखो फिर भी हम समझ लेते हैं। हाउ मीन्स कैसे, वो शब्द जो लिखवाए थे मैंने वो याद कर लेना एक बार। हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। आदित्य एपियर, अब एपियर का मतलब क्या होता है? एपियर का देखो
प्रकट होना भी होता है, कहीं उपस्थित होना भी होता है, एक प्रकार से आना भी हो जाएगा इसका। तो अब जो है इन द बिगिनिंग, जब नॉवेल शुरू होता है, तो जब देव वहाँ जाता है, कहाँ पर, लंदन, तो आदित्य उसको जब पहली बार मिलता है तो उसको कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार से लगता है कि आदित्य दुखी है कि खुश है, कैसा? हमने नॉवेल पढ़ा है ना, तो हमने देखा है कि नोवेल में मतलब आदित्य बहुत खुश लगता है और उसको बहुत कॉन्फिडेंट होता है वो, और उसको लगता है कि नहीं इंग्लैंड बहुत बढ़िया है, मतलब पूरी तरीके से उसने स्वीकार लिया था इंग्लैंड को। किसने? आदित्य ने। तो देखो यही पूछा है उन्होंने। डिप्रेस्ड, क्या वो निराश था, किसी प्रकार से उदास था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एंग्री एंड बिटर, ये भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं था वो। होम सिक फॉर इंडिया, उसको भारत की याद आ रही थी क्या? ये भी नहीं था। कंप्लीटली हैप्पी इन इंग्लैंड, वो पूरी तरीके से खुश था, बिल्कुल पूरी तरह खुश था वो इंग्लैंड में। ये इसका राइट आंसर होगा। चलें अब देखें, व्हाट इज द टोन ऑफ देव एंड आदित्य अर्ली कॉन्वर्सेशंस। जब वो शुरू में बातचीत करते हैं देव और आदित्य, तो इनकी टोन क्या होती है, किस टोन में बात करते हैं? फ्रेंडली। शुरू में तो वो फ्रेंडली रहते ही नहीं, एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। रोमांटिक तो ये रहे ही नहीं पूरे नोवेल में। इनडिफरेंट होगा नहीं, क्योंकि एक जैसे तो रहे ही नहीं ये, क्योंकि देखो डिफरेंट मतलब अलग अलग, लेकिन उन्होंने बोला इनडिफरेंट, तो एक जैसे तो ये है ही नहीं है ना, डिफरेंट तो है। तो इसका सही आंसर होगा आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक प्रकार से हम ये कहेंगे आपस में वाद विवाद करते हैं, एक प्रकार से तर्कबाजी करते हैं। ठीक है ना। तो ये इनका झगड़ा इस प्रकार से इस टोन में चलता है, आर्ग्यूमेंट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और कोशिश करें इसका आंसर देने का। मुझे लगता है शायद सब दे सकते हैं इसको, सबने पढ़ लिया होगा, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी सबसे बन गया होगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है। अब देखें अपन इसमें, हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, पार्ट जब सेकंड में आए थे तो उसका क्या नाम था? उसका डिस्कवरी, ऐसे कुछ था ना नाम, डिस्कवरी। मतलब वो सब खोज करते हैं, पहचानते हैं कि हम हैं कौन, हम भारत के हैं या हम इंग्लैंड के हैं। तो देखो क्या होता है, व्हाट सेंट्रल क्वेश्चन डोमिनेट्स पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, सेंट्रल क्वेश्चन है, जो सबके लिए वही क्वेश्चन चलता रहता है, हर व्यक्ति उसी के बारे में सोचता है। तो क्या है? व्हाट इज सक्सेस। क्या सभी देव आदित्य सारा क्या ये सोचते हैं कि हमें सफलता क्या है? इस बारे में कोई सफलता के बारे में कोई सोचता है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। ये भी नहीं होगा इसका। हु इज रिचर, कौन रिचर है, कौन पैसे वाला है, ये भी कोई नहीं सोचता। वाई गो अब्रोड, हम विदेश क्यों जाएं? ठीक है, ये भी ऐसा कोई नहीं सोचता। वेयर डू वी बिलोंग, हम कहाँ के हैं, हम कौन हैं, हम भारत के हैं या हम लंदन के हैं? मतलब इस बारे में ये सोचते हैं कि हम कौन सी संस्कृति का पालन करें, लंदन का या फिर इंडिया का। ठीक है। तो मतलब ये है मेरा कहने का, इंग्लैंड की संस्कृति का करें या फिर हम इंडिया की, किस कंट्री का, मतलब हम किस कंट्री के हैं। तो ये मतलब इनमें अब ये डिस्कवरी करते हैं थोड़ा सा। सेकंड पार्ट आप अच्छे से देख लेना नोवेल में, तो यही है। ये दोनों तीनों जो है यही सोचते हैं कि हम कहाँ के हैं। ठीक है। तो यही क्वेश्चन सबके लिए मन में रहता है कि हाँ हम कहाँ से हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये समझ नहीं पा रहे थे तो वो इसकी खोज करते हैं। ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा। देखो कोशिश है मेरी जितने भी इजी तरीके से हम समझ लें, बिल्कुल हमें लगने ही नहीं चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल इजीली ऐसा लगे हम एक किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो हमें इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और ये मान के चलें आप बस पढ़ते रहें। ये कहा भी गया है, देखो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करें बस अपना। ठीक है। ऐसी टेंशन लोगे नहीं मेरा तो सिलेक्शन होना ही चाहिए, हो चाहे कुछ भी हो जाए, तो कहने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा बस। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। निरंतरता रखें आप, भले ही कम पढ़ें पर पढ़ते रहें, गैप एक दिन का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है। देखो
कहने मात्र से अगर सब कुछ हो जाता तो फिर सुबह से शाम तक जाप करने लगते, फिर कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती किसी को। मानते हैं हम जैसा कहते हैं वैसा होता है, पर हम जैसा कहते हैं वैसा हमें करना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसको समझें जरा ध्यान से। व्हाट डज दे बिलीव अबाउट इंग्लिश पोलाइटनेस? क्वेश्चन को ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें जरा। समझ में आया? देखो, व्हाट डज देव बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, मतलब देव को क्या विश्वास है किसके बारे में? अबाउट इंग्लिश पोलाइटनेस। पोलाइटनेस देखो, इंग्लिश मतलब, इंग्लिश से मतलब इंग्लिश भाषा की मतलब लैंग्वेज की बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है वहाँ लंदन की, ठीक है, ब्रिटिश की। तो वहाँ की जो पोलाइटनेस है, वहाँ की जो तहजीब है, वहाँ के जो लोग बात करने का उनका तरीका है, बड़े विनम्र होकर बात करते हैं, बड़े पोलाइट होकर बात करते हैं। तो इस इन सब जो उनकी पोलाइटनेस के बारे में इसका क्या विश्वास है, मतलब उसको क्या लगता है कि ये लोग झूठे हैं सच्चे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा इतने अच्छे से क्यों बोलते हैं ये। तो क्या है इसमें देखो, इट इज़ जेन्यून एंड वार्म। क्या ये बिल्कुल सही बात है, वो पोलाइट है तो बिल्कुल वैसे ही अच्छे ही व्यक्ति हैं क्या? बिल्कुल जेन्यून नहीं है ये वाली बात। इट शोज रिस्पेक्ट, वो पोलाइट रहते हैं इंग्लिश के लोग जो हैं वहाँ के लंदन के लोग, तो क्या वो रिस्पेक्ट करते हैं सभी का? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सभी का रिस्पेक्ट करते हों। इट प्रूव्स इक्वलिटी, क्या वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं पोलाइटनेस से, जो बातचीत करते हैं पोलाइट होके बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सबको मतलब समान रूप से देखते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये समानता भी नहीं दिखाती ये वाली बात। एक्चुअली में क्या होता है कि वो कुछ छिपा रहे हैं। क्या होता है? इट हाइड्स रेशिकल प्रेजुडाइज। और जो जो पोलाइट जो दिखा रहे हैं ना, वो वाकई में वो उतने पोलाइट होते नहीं हैं। ठीक है, तो देव को क्या विश्वास हो जाता है, देव को क्या लगता है कि जो इंग्लिश पोलाइटनेस है, जो लंदन का जो इनका जो व्यवहार है, वो क्या कर रहा है, ये नस्लवाद को छिपा रहा है। उनके मन में तो है भेद, बस वो केवल दिखावा करने के लिए अच्छे से बात करते हैं। ठीक है ना? देखो, मन के अंदर तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन वो देव समझ जाता है कि जो इतने पोलाइटनेस जो दिखाते हैं अंग्रेज, लेकिन वाकई में वो क्या करते हैं, नस्ल भेद तो करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि ये एशियंस हैं, इंडियंस हैं, और इनके साथ भेदभाव वो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 देखें जरा इसको। जैसे ही क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपका फोकस इस क्वेश्चन पे हो, पढ़ें और तुरंत से टिक, बाद में समझाएंगे, बाकी आपकी तरफ से ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो, व्हाट डज आदित्य, क्या मतलब हुआ इसका? क्वेश्चन का मतलब भी समझ लो सबसे पहले। क्या हो गया इसमें? चले देखते हैं अपन। व्हाट डज आदित्य से, आदित्य क्या कहता है अबाउट सर्वाइवल एब्रोड? एब्रोड से मतलब यहाँ पर है विदेश से, कोई दूसरा देश। ठीक है, जब हम कहीं अपने देश से कहीं दूर होते हैं तो वहाँ सरवाइव करने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो आदित्य क्या बोलता है, तो आदित्य के बारे में समझें अपन। आदित्य क्या था, लंदन में था, और आदित्य कहीं ना कहीं लंदन का फेवर करता था। उसने ब्रिटिश कल्चर जो था पूरी तरीके से अपना लिया था, वहाँ पूरा कॉन्फिडेंट रहता था, उनके जैसे खाना पीना शुरू कर दिया था, उनके जैसे बातचीत करना शुरू कर दिया था उसने। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं विरोध कौन कर रहा था पूरे नोवेल में? देव। देव कहीं ना कहीं नाराज था, उसे तीन तीन टॉयलेट नजर आते हैं कि देखो कितना भेदभाव है। लेकिन आदित्य ये बोलता है कि नहीं, सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, इसको सब कुछ अच्छा लगता है। तो बाद में देव की वजह से ये बदल जाता है। तो आदित्य क्या करता है, अब चारों ऑप्शन में से कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने बताया है इससे मिलता जुलता कहाँ मिलेगा। इंडियंस, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो समझ गए ना?
तो अदित का क्या मतलब है, व्हाट डज अदित से, अदित क्या कहता है अबाउट सर्वाइवल एब्रोड, विदेश में जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, इंडियंस शुड स्टे प्योर, क्या इंडियन को बिल्कुल प्योर रहना चाहिए, ऐसी कोई बात इसने कही ही नहीं है। दे मस्ट अडेप्ट टू सक्सीड, उसने ये कहा था क्या, सफलता पाने के लिए हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दे शुड रिजेक्ट इंग्लिश वेज, हमें अंग्रेजों के तरीकों को बिल्कुल ही नकारना पड़ेगा, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं किया उसने। और क्या उसने ये भी बोला था क्या, दे शुड गो बैक इमीडिएटली, क्या उनको तुरंत वापस चले जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं बोला उसने। तो उसने क्या बोला था, अगर हमें अपनी सफलता चाहिए तो हमें थोड़ा सा दूसरे देश का भी कल्चर क्या करना है, अडेप्ट करना है, मतलब उसको कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो ये उसने कहा था, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 19 पढ़ें, इसको देखें जल्दी। व्हाट फीलिंग ग्रोज इन सारा ड्यूरिंग पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में सारा के अंदर कौन सी फीलिंग बढ़ती है, तो देखो जरा। क्लोजनेस विथ सोसाइटी, क्या वो सोसाइटी के बहुत करीब आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट सेकंड में होता क्या है, देखो ध्यान रखना, पार्ट सेकंड में डिस्कवरी चल रही है, क्योंकि पार्ट सेकंड का नाम क्या था, डिस्कवरी, तो कहीं ना कहीं ये खोज कर रहे हैं, ये खोज कर रहे हैं कहाँ कहाँ किसको क्या समस्या है। तो देखें, एलियनेशन फ्रॉम बोथ कल्चर, ये जो दोनों कल्चर के बीच में जो सारा फंसी हुई थी, ये इसको सबसे बड़ी समस्या थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इंडिया की, मतलब इंडिया के कल्चर को फॉलो करूं, या मैं जहां उसका जन्म हुआ है लंदन के कल्चर को वो फॉलो करे। तो दोनों कल्चर के बीच में उसमें उसको क्या, ये एक समस्या बनी हुई थी। ठीक है, तो यही इसका एक राइट आंसर होगा। ठीक है, बी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। देखें क्वेश्चन को, व्हाट डज साराज मैरिज सिंबलाइज, सारा की जो मैरिज है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, तो ईस्ट और वेस्ट की फ्रेंडशिप, क्या सारा ने जो शादी कर ली तो उससे ये क्या इंडिया और इंग्लैंड एक हो गए, क्या उनकी दोस्ती हो गई क्या अच्छी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये होगा नहीं। कल्चरल क्लेश एंड कंफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, यही इसका राइट आंसर होगा। सारा की शादी जो है किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, कि जब दो अलग अलग संस्कृति वाले लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो उनमें जो सांस्कृतिक क्लेश होते हैं ये बढ़ जाते हैं और कन्फ्यूजन्स बढ़ जाते हैं, तो ये भी राइट आंसर होगा। देखें, हाउ डज देव व्यू, देव का क्या व्यू है, इमिग्रेंट लाइफ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स की क्या लाइफ है, देव का इसके बारे में क्या व्यू है, देव क्या सोचता है। तो देव को तो वैसे ही पता है कि इमिग्रेंट कौन होते हैं, जो इंडिया से कहाँ गए हुए हैं, लंदन, वो सब इमिग्रेंट हैं, और वहाँ के इमिग्रेंट्स की लाइफ, ये भी इमिग्रेंट है देव, तो इनकी लाइफ कैसी है दूसरे देश में। तो देव क्या सोचता है, क्या हम जब दूसरे देश में आते हैं फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें अवसर पूरी तरीके से अवसर मिल रहे हैं हर चीज़ के लिए, हर जॉब के लिए, कोई भी काम करने के लिए, चाहे पढ़ाई हो कुछ भी हो, क्या फुल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, इमिग्रेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव करते हैं वहाँ पर। और स्ट्रगल फॉर डिग्निटी, क्या हमें सम्मान पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, यही इसका आंसर है, कि अपनी डिग्निटी के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कहाँ पर, दूसरे देश में। ठीक है, बाकी ये कुछ है नहीं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलें, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखें और करें, पढ़ लें सबसे पहले और देखें पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें,
कितने भी क्वेश्चन लगा लो, 1,000, 2,000, 3,000, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या करें सर? फिर ये करें हम कि नोवेल को अच्छे से समझें, और नोवेल को समझने के बाद फिर हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को समझने की। क्योंकि देखो, इसकी एक कोई फिक्स गाइड तो है नहीं। कोई भी टीचर कितने भी क्वेश्चंस आपको दे दें, फिक्स क्वेश्चन भी नहीं है कि इन्हीं में से आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हमें उसकी स्टोरी पता हो पूरी, और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन आए उसको पढ़ के हमें समझ में आए, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्योंकि हमें बहुत सारा समय तो क्वेश्चन को समझने में ही लग जाएगा, तो फिर हमारा समय खराब होगा। इसलिए क्या होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएं तो उनको समझ के लगाएं। ऐसा नहीं हो कि हमने उसको छिपा लिया है, हाँ ये क्वेश्चन क्या होगा, फिर हम ध्यान करेंगे पिछली बार लगाया था इसका सी आंसर था, तो हाँ सी होगा, सी होगा, ऐसा नहीं। हम अपने आप से पूछें कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आया कि नहीं आया, तो पढ़ो इसको। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करें अपन। हु बिगिंस, हु मीन्स क्या होता है, अभी हमने समझा था हु मीन्स होता है कौन। हु, हु मीन्स कौन। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, हु बिगिंस, कौन शुरू करता है। देखो मैं वर्ड टू वर्ड दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, वैसे इसको अगर पूरा पढ़ के हम अर्थ निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, ठीक है, लेकिन हम उस तरीके से करते हैं, हम कैसे पकड़ेंगे। हु बिगिंस टू डाउट, डाउट मतलब शंका करना, तो डाउट करना कौन शुरू कर देता है, ठीक है। हिज ओन बिलोंगिंग, खुद की बिलोंगिंग पर, कि हम कहाँ के हैं, इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में जो होता है, देव रहता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स की बात चल रही है। देव होता है, अदित होता है, और सारा होती है। तो इनमें से कौन है जो खुद के बिलोंगिंग पे ही डाउट करने लगते हैं कि आखिर मैं हूं कौन, मैं इंडिया का हूं या लंदन का हूं। ये कौन करने लगता है ऐसा, उनको खुद पे ही डाउट होने लगता है ये। तो हमें मालूम है सभी को, देव तो इसमें है नहीं, आदित्य, बिल्कुल आदित्य है, सारा है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर ये आंसर होगा। क्योंकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसकी शादी ही नहीं हुई, ठीक है, इसकी दिक्कत अभी नहीं है। अगर ये होगा भी तो फिर अकेला होगा, ठीक है। इसका आंसर क्यों नहीं लग सकता हमारा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आदित्य भी है, सारा भी है, और अगर मान लो हम देव को भी शामिल कर लें तो ऐसा कोई आंसर ही नहीं है जिसमें तीनों का बताया हो। मेरी बात को समझना, कि ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, तो हम देव को तो अलग करना ही पड़ेगा हमें। क्योंकि आदित्य, आदित्य को महसूस हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जब इसके सारा के ससुराल वाले जो होते हैं, सारा के ससुराल वाले नहीं, आदित्य के ससुराल वाले जो होते हैं, आदित्य का कहीं ना कहीं थोड़ा सा तिरस्कार करते हैं किसी भी तरीके से, तो इसको लगता है कौन हूँ मैं, क्या है, मतलब मेरा यहाँ भी कोई सम्मान नहीं है। तो मैं पूरी तरीके से ब्रिटिश भी नहीं हूँ, पूरी तरीके से इंडियन भी नहीं हूँ। तो बात वही आ जाती है कि वो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। सारा को भी ये लगता है मैं भारत जाऊंगी, अब इंडिया जाऊंगी, वहाँ भी मुझे देखना है, वहाँ के कल्चर को भी संभालना है, मैं यहाँ भी रहती हूँ तो यहाँ के कल्चर को भी देखना है मुझे, तो मैं करूँ क्या। तो ये द्वंद्व में फंसे रहते हैं। इसलिए कि ये दोनों ही व्यक्ति इस बारे में डाउट करते हैं कि ये कहाँ से हैं, ठीक है। बोथ आदित्य एंड सारा, तो यही इसका राइट आंसर होगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना, हु बिगिंस टू डाउट हिज ओन, अपने आप पर, ओन मतलब होता है स्वयं पर, ठीक है, बिलोंगिंग इन लंदन, ठीक है। तो कौन करता है ये, सारा और आदित्य, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट लिटरेरी स्टाइल डज अनीता देसाई ऑफन यूज, मतलब हम इसमें देखेंगे कि क्या स्टाइल जो है अनीता देसाई ने अपने नोवेल में यूज़ की है, मतलब वो प्रायः यूज़ करती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखें बाय बाय ब्लैकबर्ड जो है, और दूसरे नोवेल में भी ये ज़्यादातर क्या होता है इसमें, ये वास्तविकता पर ध्यान देती हैं, रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस, यही इसका राइट आंसर होगा। आपको ये शब्द जरूर मिलेगा इनके नोवेल में, साइकोलॉजिकल, ठीक है। फैंटेसी एंड मिथ ये है नहीं, सटायर एंड ह्यूमर है नहीं इसमें, एडवेंचर मिस्ट्री है नहीं, तो ये तीनों नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा।
चलिए देखिए 24, व्हाट डज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देव एंड आदित्य रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट डज द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक टकराव होना, बिटवीन मतलब के बीच में, किसके बीच में? देव एंड आदित्य, देव और आदित्य के बीच में। रिफ्लेक्ट, ठीक है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो देखो दोनों के बीच में पॉलिटिकल जैसी क्राइसिस जैसी कोई बात होती नहीं है, पॉलिटिकल की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पर, ऐसे काटो इसको, ये नहीं होगा। रिलीजियस टेंशन कोई है नहीं, धार्मिकता पे इन्होंने कोई बात ऐसी की नहीं कि उनको रिलीजियस टेंशन हो, और कोई इकोनॉमिक कंपटीशन वाली कोई इनकी बात है नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा इसका। अब होगा क्या? द क्लेश ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। अब इसको समझो ऐसे, देव जो होता है अपनी परंपराओं की बात करता है, ट्रेडिशन की बात करता है, भारत की बात करता है कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है, जबकि जो आदित्य है, आदित्य क्या करता है? मॉडर्निटी की बात करता है, क्योंकि वो इंग्लैंड को उसने पूरी तरीके से, लंदन के जो कल्चर को पूरी तरीके से स्वीकार लिया था, तो उसको लगता है कि जो परिवर्तन हो रहा है और उसी हिसाब से जो मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है उसको हमें स्वीकारना चाहिए। तो ये आदित्य इसके बारे में बात करता है, मॉडर्निटी के बारे में, और देव ट्रेडिशन के बारे में बात करता है, तो दोनों के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों टकराव होता है, ये वाला, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा बी। अब इसको लास्ट क्वेश्चन है, देखें जरा ध्यान से और करें इसको। हाउ इज इंग्लैंड डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल। तो नोवेल में इंग्लैंड को कैसा बताया गया है? तो आपको सबको पता होगा, अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की भूमि कहा गया है क्या? नहीं, नोवेल की बात चल रही है बस। अ कोल्ड, इसके बाद मैकेनिकल वर्ल्ड कहा गया है किसको? चलो देखते हैं अभी। अ पैराडाइज फॉर इमिग्रेंट्स, ये कहा गया है क्या? अ फ्रेंडली मल्टीकल्चरल सोसाइटी, ये कहा गया है कि इन चारों में से क्या होगा? देखें जरा। तो इसका राइट आंसर है अ कोल्ड मैकेनिकल वर्ल्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब ये आपका सेशन कंप्लीट होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आए होंगे सभी क्वेश्चंस। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो यदि चाहते हैं एमपीटेट ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स, तो वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहाँ सरल एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप 900232 188 पर हमें कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पर ऑफर प्राइस चल रही है, इसलिए आपको ये पूरा कोर्स 499 में मिल जाएगा। देखिए हो सकता है थोड़े वीडियोस स्लो उस पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी चैनल जो शुरू हुआ है हमारा, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसके लिए, इसलिए वीडियोस थोड़े से स्लो आपको मिल रहे होंगे, देरी से मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको वीडियो पूरे अवेलेबल हो जाएंगे, बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।